हेलो एंड वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी। और मैं विशाखा और आज आपके लिए लेके आई हूँ चार्टेड अकाउंटेंट के नेक्स्ट हम पार्ट सीखने वाले हैं, जिसे हमने लेक्चर 1 में स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें आज हम सीखने वाले लास्ट यूनिट लेसन 1 का। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे आपको सभी स्टैंडर्ड्स की खासकर स्पेशली सीए के लेक्चर्स और फाउंडेशन कोर्स के मैं यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। और साथ में आपको थोड़े ही दिन में मिल जाएगा कि आप सीए कुछ 2-3 महीने के अंदर आप पूरा पढ़ाई कैसे कंप्लीट करें, फिर वापस कैसे रिवीजन करना है, किस तरीके से करना है, ये सब भी मैं आपको फुल प्लान के साथ मैं आपके साथ सामने आने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। और सभी आपके जितने भी सीए के फ्रेंड्स हैं या नॉन सीए फ्रेंड्स हैं, अगर कॉमर्स सेक्शन में हो तो उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लेक्चर देख लेते हैं, हमारा यूनिट 9 देख रहे हैं लेसन 1 का, जिसमें हम देखने वाले हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। अभी तक हमने इसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे थे कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए लगता है। तो यहाँ पे आज हम स्पेशली सीखने वाले इंडिया से रिलेटिव इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक पूरा यूनिट का ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है, तो ये सब हम इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमारे पॉइंट्स है। तो इसी को देखते हुए हम अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका नीड क्या है, ग्लोबल टुवर्ड्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड की वजह से हमारा ये नीड क्या है। तो जब जिस कंट्री में रह रहे हो तो उस कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए। आप जो भी कंट्री में जॉब की तो उनकी कंट्री का जो एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होगा तो वही आपको अपने बिजनेस के लिए आपको वो फॉलो करना होगा। आप ऐसा नहीं देख सकते कि मैं उस कंट्री का हूँ लेकिन ये कंट्री में अपना बिजनेस है तो मैं वो अपनी ही कंट्री का लूँगा, नहीं। आप जिस कंट्री में आप जो बिजनेस कर रहे हो वाकई आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक कि जो एंटरप्राइज मतलब जो बिजनेस चलाने वाला, तो उसको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर जहाँ पे जिस खुद की कंट्री है जो रूल एंड गवर्नमेंट होती है उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स कंट्री है उनका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये भी उन्हें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल एनालिसिस करते हैं तो जो इन्वेस्टर होते हैं तो उनको ना कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है ना सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उसके बेसिस में वापस उसको चेंजेस करना चाहिए। जब मेरे को कुछ यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे ना तो वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगी। तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब नेक्स्ट टाइम वापस जब हम बुक रीड करेंगे ना तो वो सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट्स को देखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। वापस पढ़ने की झंझट वाली नहीं करने का, जितना हो सके उतना फटाफट हमें स्पीड फास्ट में हमें हमारा पोर्शन कंप्लीट करना है। तो चलो इसमें आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है उसको फैसिलिटी मिलता है क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी में, और ग्लोबल लिस्टिंग और डिफरेंट बॉर्डर ऑफ कंपेरेटिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्री फ्लो ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में एंड अचीविंग द स्टैंडर्ड बेनिफिट्स में। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर दो, ये भी 2 लाइन्स है, फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। अब इसमें जो ग्लोबल बेसिस के जो होते हैं हमारे, उसमें रिस्क ऑफ एरर्स भी होते हैं, तो वो भी हमें जजमेंटली यहाँ पे करना रहता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट टू क्रिएट अ न्यू स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी which are value for the great signification of all the market participant regulatory and irregularity, हम उसके हिसाब से हमें यहाँ पे देखना रहता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ क्या है, सेल बाद में स्टॉक होल्डर्स का क्या है, इम्प्रूव ऑफ रिपोर्टिंग मॉडल्स क्या है, ये आप आएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टैंडर्ड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म है, ये याद कर लो, एग्जाम्स में आ सकता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC, वापस रिपीट कर रही हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC। तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था
इन जून 1973 में। इन जून 1973 में उनका इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ओवर द 73 कंट्रीज आई थी, जिसमें हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी इंक्लूडिंग है। तो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग मतलब पूरे ऑल ओवर में, पूरे वर्ल्ड में एक कम्युनिटी बनी है, जहाँ पे हर एक कंट्रीज के एक एक इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे आए हैं, जिसमें से हमारा एक इंडिया का ICAI भी इंस्टीट्यूट वहाँ पे इंक्लूडिंग है। टोटल 75 कंट्रीज वहाँ पे एक साथ आती हैं। और ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कि पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर्मेलिटी पब्लिश, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बराबर इश्यूज हो रहे या नहीं हो रहे, ये सब देखने के लिए। लेकिन बीच में 1973 से 2001 में जो इंटरनेशनल IASC था, जो रिलाइज किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिलीज़ किया था। और फिर बिटवीन 1997 टू 1999 में IASC ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया गया था वहाँ पे, और जिसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 में इफेक्ट उसका पड़ा था। तो यहाँ पे जो जो मैं मार्क कर रही हूँ ना, तो उसको आप लोग भी मार्क कर लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए। जैसे फिर एक आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये क्या बोलते हैं, जो हमारे इसको जो IASB है ना, उसने पब्लिश किया था इस स्टैंडर्ड्स को, और उसी को बोला जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स। IASB ने पब्लिश किया था स्टैंडर्ड्स ऑफ सीरीज को, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इतना था। और इसमें द कंसिडर प्रिंसिपल बेस को कंसिडर करते थे सेट ऑफ स्टैंडर्ड फैक्ट के लिए। और बात आते हैं हम बेनिफिट ऑफ कन्वेंस विद द IFRS। तो उसके बेनिफिट्स क्या होने लगे, हर एक जन को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होने लगे। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, तो जो हमारा मार्केट है, जो ग्लोबली मार्केट है, उसमें क्या होने लगा, इंक्रीजिंग आने लगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में हमारा यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज होने लग गए। कैपिटल मार्केट्स पे इफेक्ट्स, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट्स, इंक्रीजिंग उसका कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होने लग गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारे IFRS ने इकोनॉमिक में उनका बेनिफिट्स दिखाया। इन्वेस्टर्स का यहाँ पे क्या काम हो गया, जो इन्वेस्टर जो आउटसाइड ऑफ कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे, वो धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी इन्वेस्ट करने लगे। मोर रिलाइज टाइमली कंपेयर टू अदर जस्टिफाइड। भाई हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता था कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, वो बहुत इन्वेस्टर को मदद मिलती थी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या तक कि अपॉर्चुनिटी टू अपोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको मिलने लग गया था। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में भी इन्वेस्ट करने लगे, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो ग्लोबली भी एक्सेप्ट होने लग गया। अब आते हैं हम इंडस्ट्री में। तो इसका जो मेजर फोर्स था, जो मूवमेंट टूवर्ड्स द कन्वर्जेंस टू इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे हमें कैपिटल राइज होने लग गया था फॉरेन मार्केट एट द लोअर कॉस्ट में। और जो कंफ्यूजिंग था माइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर का, वो भी धीरे धीरे बदलने लग गया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से। तो ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज को भी चेंजेस आने लग गया। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द IFRS, फर्स्ट स्टेप्स क्या हुआ था, तो फर्स्ट स्टेप ये था कि हमारे जो बोलो ना, हमारे CA के जो भगवान बोलो हमारे, तो वो है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आया था, जो लेके आए थे 2006 में टूवर्ड्स द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, जो इशू हुआ था बाय द अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर दो आप, ये दो लाइंस को, ठीक है। तो इसमें अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट विद द ICAI किया, डिसाइड किया उन्होंने नॉट टू अपोज IFRS इशू बाय द IASB,
ठीक है। फिर एक आता है हमारा इसमें जो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से जो इफेक्ट्स आने लगे टू कीप अ स्टैंडर्ड्स एज फार एज द पॉसिबल्स के लिए। तो इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस आने लगे लाइक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स ऑफ कंट्रीज में डिफरेंट टू कंपेयर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स में कंपेयर करने में प्रॉब्लम्स थे, ये भी आने लगी। कुछ ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, सर्टेन चेंजेस आने लग गए थे। व्हाट आर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ IAS? तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ओनली, जो इशू हुआ था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसमें जो कम्युनिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखा जाता है NACAS, नेशनल एडवाइजर कम्युनिटी ऑफ ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसमें आता है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर MCA ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई कर दिया फॉर द कंपनीज इन इंडिया में, तो जिसको हम शॉर्टकट में यहाँ पे पढ़ते हैं इंडिया AS, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के यहाँ पे देखा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्प्लीमेंट्स हुआ था तो वो हुआ था 2011 में, और जिसमें हम यहाँ पे सर्टन इश्यूज इंक्लूड हो गए थे लाइक टैक्स इश्यूज वेयर एड्रेसिंग या मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर डिसीजंस, ये सब। तो 2014 में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे एट दैट टाइम, तो उन्होंने एक बजट में स्पीच उन्होंने दिया था जिसे उन्होंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हमारे जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडियन कंपनी यहाँ पे यूजली होंगे। तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल हम देखा जाए तो वो हुआ था इशू 2015 में, और इस इशूड किया गया था, इन्होंने इशू किया था यहाँ पे, और ये हो गया था नोटिफिकेशन डेट बाय द Feb 16, 2015 में। और यहाँ पे एक और लाइन है यहाँ पे कि द वॉलंटरी बेस्ड ऑन द 1 अप्रैल 2005 एंड द मैंडेटरी फ्रॉम द 1 अप्रैल 2016 में। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ टाइटल ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जैसे 101 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 किसके लिए, फर्स्ट टाइम ऑफ ऑपरेट, फिर 102 शेयर बेसिस पेमेंट्स के लिए, फिर यहाँ पे 1 किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए, इसलिए ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स के लिए, ये सभी यहाँ पे दिए गए। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, आपके सिलेबस में इसका कुछ इंक्लूड नहीं है। आपको सिलेबस में यहाँ तक कि एग्जाम में भी आपको ये नहीं पूछेंगे कि बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 111 क्या होता है, क्यों हमें याद ही नहीं करना है। हाँ बस आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार देख लो, क्यों ज़रूरी नहीं है कि इस बार सिलेबस में नहीं हो, आगे जाके फ्यूचर में तो काम आएंगे ना, कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे अब आगे जाते हैं और क्या है देख लेते हैं, कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगा तो हम वो भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए एज पर योर यूनिट के हिसाब से दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। रिक्वेस्ट मतलब वहाँ पे अगर आप कोई पूछेगा तो ही मैं वो सब डालने वाली हूँ, बाकी मैं डालूँगी नहीं ये, कि मेरे को भी डाउनलोड करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, जो भी यूनिट का चाहिए आपको उसका ईजिली भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अभी मैं सेकंड लेसन भी ले रही हूँ इसी के साथ में, मतलब इसके सेकंड जो इसका जो वीडियो आएगा अभी उसमें आपको सेकंड लेक्चर मेरा मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आपका यूनिट लेसन 1 यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हमने यहाँ पे लिए थे जो ईजिली हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ गया है किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो फटाफट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा CA एकेडमी आप ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं अभी आपको स्पेशली CA के ही फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ, प्लस इजीली ट्रिक्स कैसे यूज़ करना है सब
बहुत इजीली वे बताने वाली हूँ कैसे क्या याद रखना, कितना क्या करना है। यहाँ तक कि मैं इसमें आपको हमारा सभी पढ़ के कुछ हो जाए 2 महीने कैसे में करके मैं भी आपको 2 महीने के अंदर लेक्चर सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसी बेसिस हम जाने वाले हैं। उसके बाद हम पूरा रिवीजन बेसिस में करेंगे और कैसे याद रखना है, किस तरह से पढ़ना है, सब मैं बताने वाली हूँ। और 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा फुल प्लान ऑफ फॉर द नवंबर 2021 के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।